नमस्कार। मैं हूं मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण गुंड और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फैट यानी नसीब, जिसको भाग्य भी कहा जाता है। अब ये फैट, नसीब या भाग्य, इसकी व्याख्या क्या है? नसीब यानी भाग्य, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है या अब इस वक्त घट रही है या आगे जो घटनाएं घटित होने वाली है, वो सब पहले से तय है। यानी हमारे जीवन में जो घटित होता है वो सब प्री प्लान्ड है, पहले से तय है और उसी के अनुसार जीवन में घटनाएं घटित हो रही है। ये इसका मतलब होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये सच है? सच में इंसान के जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है? क्या होना है, कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, किससे शादी होनी है, जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या ये सच में तय होता है या नहीं होता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब नसीब का खेल है। और इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ हिस्सा अपने हाथ में होता है और कुछ नसीब के हाथ में होता है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। असल बात तो यह है कि ये एक ऐसा गहरा विषय है और अपने आप में ही पैराडॉक्स है, विरोधाभासी विषय है और इसीलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि मैं इस विषय पर वीडियो ही नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है और इसके कारण मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है श्याम मानव। इन्होंने भी इस विषय पर एक वीडियो बनाया है। श्याम मानव जी सम्मोहन के काफी अच्छे जानकार भी हैं और अंधश्रद्धा के फील्ड में उनका बहुत बड़ा काम रहा है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम से वो संस्था चलाते हैं, आज भी चला रहे हैं और लोगों के मन से अंधश्रद्धा मिटाने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी एक वीडियो बनाया है और इन्होंने काफी उस वीडियो में तर्क दिए हैं कि भाग्य, फेट, नसीब इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। और जब कोई नामी व्यक्ति यह बात कहता है तो लोगों की एक मानसिकता है, अगर किसी नामी व्यक्ति ने यह बात कही है तो फिर
वो सच ही होनी चाहिए, ऐसा सोचकर वो स्वीकार करते हैं। खुद उनके वीडियो में श्याम मानव जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक भारत के लोग नसीब को मानेंगे तब तक भारत का भविष्य नहीं है। मतलब अपनी बात को सही साबित करने के लिए या मेरी ही बात सही है ये बताने के लिए और किसी बड़े व्यक्ति का सहारा लिया कि उन्होंने क्या कहा है, और देखिए मैं भी वही कह रहा हूं, तो इसीलिए मेरी बात सही होनी चाहिए। और कल को आप भी ये सोच सकते हैं कि अगर श्याम मानव जी बोल रहे हैं तो फिर बात सही ही होनी चाहिए। कई लोगों का एक अजीब तर्क होता है कि किसी किताब में ये बात लिखी है इसीलिए वो सही होनी चाहिए, या टीवी पर दिखाया जा रहा है तो बात सही होनी चाहिए। देखिए, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है या कौन सी बात किसी किताब में लिखी है या किसी टीवी चैनल पर दिखाई जा रही है, इसका मतलब वह बात सत्य है ये उसका प्रमाण नहीं होता। उस बात के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या वो तर्क सही है या गलत, ये उसके पीछे सत्य की प्रामाणिकता होती है। उससे सत्य साबित होता है कि क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या वो तर्क सही है। खाली किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी नामी व्यक्ति ने बात कही है या किसी किताब में लिखी हुई है या किसी चैनल पर दिखाई जा रही है, इससे ये बात सच नहीं हो जाती है। बात सच है या झूठ, इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो तर्क सही है या नहीं, इससे वो साबित होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कोई व्यक्ति सच को जानना चाहता है तो उस सच को जानने की उसकी खुद की भी कोशिश होनी चाहिए। कई बार लोग चैनल के भरोसे रह जाते हैं, किसी व्यक्ति के भरोसे रह जाते हैं या किसी किताब के भरोसे रह जाते हैं, खुद खोज नहीं करते, जबकि खुद को भी, अपने स्वयं को भी उस सच की खोज करनी चाहिए। और इसके लिए सबको उस ईश्वर ने दिमाग दिया है, उसमें सोच की है, तो क्यों ना हम ये खोज खुद करें। हाँ, आप इसके लिए किताबों की सहायता जरूर ले सकते हैं, किसी जाने माने महापुरुषों का साथ जरूर ले सकते हैं, उनकी कही हुई बातों का साथ जरूर ले सकते हैं। टीवी चैनल्स, न्यूज, इनका भी साथ ले सकते हैं, लेकिन अंत में जाके खुद आपको ही करनी है। आप अपने आप को किसी के भरोसे नहीं रख सकते। तो चलिए अब हम इस भाग्य की क्या सच्चाई है इसके खोज पर निकलते हैं। अब निकलने से पहले हम देखते हैं, देखिए समाज में खाली श्याम मानव जी ही ऐसी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, कई सारे लोग बोलते हैं।
अपने अपने तर्क भी देते हैं। कुछ लोग भविष्य को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दिक्कत यहां नहीं है। लेकिन कुछ लोग किसी बात को सच साबित करने के लिए जो अजीबोगरीब तर्क देते हैं ना, इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। अब इसको समझने के लिए पहली बात तो हम देखते हैं कि श्याम मानव जी क्या बोल रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। नसीब, वेट, इसके पीछे की धारणा ऐसी है कि हमारा जीवन पहले से तय होता है। हमारा जन्म तय होता है, मृत्यु तय होती है। जीवन में जो जो बातें हमारे जीवन में घट सकती है वो सभी बातें पहले से तय होती है और उसके अनुसार घटता है, ऐसा माना जाता है। क्या ये सही है? ये सबसे पहले हम समझ लेंगे। अगर किसी भी चीज को जांचना है, समझना है, वो तार्किक आधार पर, जांच के आधार पर सही है या गलत है ये समझना है, तो उसको सच मानकर चलना चाहिए। तो हम शुरुआत ऐसी करते हैं कि हमारा नसीब सच होता है, वो पहले से तय होता है, ऐसा हम मानते हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि नसीब की जो मान्यता है वो सच में सच है या नहीं है, इसको अगर हमें समझना है तो पहले हमें उसको सच मानकर चलना चाहिए। तो चलिए हम इसको सच मानकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो आगे क्या कह रहे हैं। अब हम जरा विचार करके देखेंगे आज की दुनिया में, अगर मेरा नसीब तय है, एक व्यक्ति का नसीब तय है, तो भारत के सभी व्यक्तियों का नसीब तय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। केवल भारतीयों का नसीब तय नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए, चाइना के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए, अमेरिका के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए। यानी इस दुनिया में जो भी 700-800 करोड़ लोग होंगे उन सब का नसीब तय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा नसीब अगर तय है तो सब इंसानों का नसीब तय होना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो उसका परिणाम भारत पर होता है, मुझ पर भी होता है, मेरे नसीब पर होता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मेरा नसीब तय है तो सबका नसीब तय होना चाहिए। फिर सबका नसीब तय है तो भारत के लोगों का नसीब तय होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों का नसीब तय होना चाहिए, अमेरिका के लोगों का नसीब तय होना चाहिए। तो बराबर है, नसीब सबका तय होना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो भी नसीब में पहले से ही नसीब तय होना चाहिए। तो ठीक है, यहां तक भी वो सही बात कह रहे हैं। पहले से ये बात तय होनी चाहिए। अब इस संपूर्ण पृथ्वी, ये जो हमारा प्लेनेट है, इस पर के 700-800 करोड़ लोगों का अगर नसीब पहले से तय है तो ये किसी न किसी व्यक्ति ने तय किया होगा, या फिर भगवान ने तय किया होगा, ईश्वर ने तय किया होगा, या फिर किसी शक्ति ने तय किया होगा, या फिर पूर्वजन्म के आधार पर तय हुआ होगा। जो भी कारण होगा, तो ऐसा मानकर चलते हैं जांचने के लिए कि हमारा नसीब कोई एक पावर ने तय किया है, कोई एक शक्ति ने तय किया है। पूरे पृथ्वी पर, प्लेनेट पर जो भी 600, 700, 800 लोग हो गए, 800 करोड़ लोग हो गए, उनका नसीब तय हुआ है। अब देखिए, यहां आगे वो कह रहे हैं कि अगर सबका नसीब तय है, सभी धरती पर जितने भी करोड़ लोग रहते हैं सबका नसीब अगर तय है, तो ये किसी ना किसी भगवान ने या शक्ति ने ये तय किया होगा, या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों ने तय किया होगा। अब यहां पर सही मायने में गड़बड़ शुरू हो गई है, क्योंकि यहां पर
वो बोल रहे हैं कि किसी शक्ति ने ये तय किया होगा। कुछ तय करने के लिए कोई और क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों चाहिए, आगे हम देखेंगे फिर इसके बारे में भी। आगे देखते हो क्या बोल रहे हैं। अब केवल इंसानों का नसीब तय है या फिर पूरा का पूरा ये प्लेनेट का, पृथ्वी प्लेनेट का कंट्रोल उस शक्ति के हाथ में है? सीधी सी बात है, पूरा प्लेनेट का कंट्रोल उस शक्ति के हाथ में होना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं कि उस शक्ति के हाथ में पूरे पृथ्वी का कंट्रोल होना चाहिए। जब पहली गड़बड़ी हो गई है कि हमने ये मान लिया है कि नसीब किसी शक्ति के हाथ में है, तो फिर आगे तो गड़बड़ी गड़बड़ी होती जाएगी कि पृथ्वी का कंट्रोल फिर उसके हाथ में है, फिर पूरे सौरमंडल का कंट्रोल उसके हाथ में है, फिर हमारे गैलेक्सी का कंट्रोल उसके हाथ में है, फिर लाखों करोड़ों जो गैलेक्सीज है इस ब्रह्मांड में, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है। तो आगे वो और गड़बड़ी वाली बात बोल रहे हैं, तो सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी होता है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उन लोगों का मारे जाने का नसीब पहले से तय है, इसलिए सब चीजें होती है। तो जो पावर ये इंसानों का नसीब तय करती है या फिर कंट्रोल करती है, उसी के कंट्रोल में ये पृथ्वी प्लेनेट होना चाहिए। अब ये प्लेनेट अकेला नहीं है, 9 प्लेनेट्स हैं। ये 9 प्लेनेट्स भी उसी के कंट्रोल में होने चाहिए, वही शक्ति इनको नियंत्रित करती होगी। कल्पना कीजिए कि मंगल ग्रह हमसे थोड़ा दूर छट गया, तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा? गुरु अगर नजदीक आया तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा? गुरु अगर थोड़ा भी नजदीक आया तो पृथ्वी खींची चली जाएगी और गुरु में समा जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, उस पर भी और सभी 9 ग्रहों पर कंट्रोल होना चाहिए, वो इस पावर का होना चाहिए। अब ये 9 के 9 ग्रह जो इर्द गिर्द घूमते हैं, वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? वो घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसका मतलब सूरज पर भी इसका कंट्रोल होना चाहिए। देखिए वो जो बातें कर रहे हैं इसमें कि सूरज पर इसका कंट्रोल होना चाहिए, धरती पर कंट्रोल होना चाहिए, तारों पर कंट्रोल होना चाहिए, ये बातें क्यों निकल कर आ रही है उनके मन से? क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं कि कोई ना कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक मालिक अपने नौकर को कंट्रोल कर रहा है, एक अफसर अपने नीचे के लोगों को कंट्रोल कर रहा है, या किसी राज्य को वहां का सीएम कंट्रोल कर रहा है, या किसी देश को उसका प्रधानमंत्री कंट्रोल कर रहा है। जब हम बचपन से इसी तरह से देखते हैं, तब हमारे मन में उस शक्ति के बारे में, अब यहां वो भगवान कंट्रोल कर रहा है, ये नाम लेने से थोड़ा डर रहे हैं शायद, इसीलिए भगवान के बजाय वो शक्ति ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे। और भगवान का नाम शायद लेने से इसलिए डर रहे होंगे क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम वो कर रहे हैं। और जब नाम भगवान का आता है तो कई सारी भगवान के नाम से ऐसी चीजें हैं जो अंधश्रद्धा की कैटेगरी में आते हैं।
तो शायद यहाँ पे ये भी इसका कारण होगा, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि जब बचपन से हम देखते हैं कि किसी गांव को कोई और कंट्रोल करता है, किसी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति होता है, किसी स्टेट को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति होता है, किसी कंट्री को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसी तरह से फिर इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कोई शक्ति होनी चाहिए अलग से। ये हमारी इंसान की मान्यता बन जाती है और श्याम मानव जी की भी शायद यही मान्यता बनी होगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए। असल में मान्यता तो उनकी है नहीं, लेकिन जो मान्यताएं हैं लोगों की, उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। विश्लेषण करने के लिए लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या हमें वही पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमें भी सच को ढूंढना चाहिए? यहां पे वो लोगों की मान्यताओं के हिसाब से तो अपने तर्क दे रहे हैं, वो किस तरह से गलत है। लेकिन उन्होंने खुद ये सच है या झूठ है क्या अपने एंगल से, लोग क्या कहते हैं वो बात छोड़ दीजिए ना, क्या खुद से कोशिश की है क्या? तो वो जो बोल रहे हैं इससे जाहिर होता है कि उन्होंने खुद से वो कोशिश नहीं की है। क्यों नहीं की है? विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही नहीं है तो खोज क्यों करेंगे, जबकि वो खुद अपने वीडियो में बोलते हैं कोई चीज सच है क्या, इसको अगर हमें जांचना है तो पहले हमें विश्वास करना होगा, लेकिन उनका विश्वास नहीं है। क्यों मैं यहां पे बोल रहा हूं कि उनका विश्वास नहीं है? क्योंकि विश्वास होता तो खुद से जांचने की कोशिश करते, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं नसीब के बारे में। ये बात कोई महत्व की हमारे लिए नहीं रह जाती जब हम खुद जांचने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इसके ऊपर से हम जांचेंगे तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि इस तरह के विषयों में कई बार तो गलत बातें ही होती है और फिर वो गलत साबित हो जाती है। जैसे कि कई बार भगवान के बारे में कई सारी चीजें गलत साबित हो जाती है, और जब गलत साबित हो जाती है तो भगवान नहीं है ऐसा कहना बड़ा आसान हो जाता है। असल में ये जो चीजें हैं हमें खुद से जांचनी होती है और तब हमें उनके सच्चाई का पता चल जाता है। चलिए आगे वो क्या बोल रहे हैं वो हम देखते हैं। सूरज एक आकाशगंगा का मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इसको मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं, इसका हिस्सा है। अब ये मंदाकिनी में लाखों करोड़ों उससे भी ज्यादा अरबों खरबों सूरज है। ये सूरज से भी बड़े बड़े सूरज है। उन सब पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ सूरज अगर अपनी जगह छोड़ दे तो हमारे सूरज का क्या होगा। तो इसका मतलब उसका सूरज पर कंट्रोल है
मिल्की वे गैलेक्सी में जितने सूरज है, तारे हैं, उन सब पर कंट्रोल है। ये सब के सब जो तारे हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उस पर कंट्रोल है। ये मिल्की वे गैलेक्सी अकेली है क्या? नहीं, ऐसी कई गैलेक्सीज है, उन सब गैलेक्सीज पर भी उसका कंट्रोल है, ये हमको मानना पड़ेगा। अब हम उल्टी दिशा में आएंगे, तुलना ही करनी है तो एक समुद्र में जितना पानी होता है, पानी के एक बूंद यानी एक मिल्की वे गैलेक्सी, तो समुद्र में जितना पानी होगा उतनी मिल्की वे गैलेक्सीज आज इस दुनिया, उसमें से एक बूंद पानी जैसी है, एक छोटा सा ये मिल्की वे गैलेक्सी 9 ग्रह घूमते हैं, छोटे छोटे ग्रह घूमते हैं, उसमें एकदम से छोटा सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उस पर भी उसका कंट्रोल है। ये पृथ्वी ग्रह पर कम से कम है, उसमें पुणे जैसा एक शहर है, पुणे जैसे शहर में एक शिवाजी नगर नाम का इलाका है, उस इलाके में एक बंगला है, उस बंगले में रहने वाला एक गणेश नाम का आदमी है, उस पर भी उसका कंट्रोल है, और ये जो सृष्टि नियंता है ये उसका नसीब लिख कर रखता है। अब यहां पर देखिए, सीधी सीधी बात है, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं हैं, उनमें से एक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उस मिल्की वे में से एक सोलर सिस्टम यानी हमारा सूरज और उसके ग्रह, उन ग्रहों में से हमारी धरती, और उस धरती में एक हमारा देश, उस देश में एक हमारा स्टेट, उस स्टेट में एक हमारी सिटी, उस सिटी में एक बंगला, उस बंगले में एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति का उस शक्ति ने नसीब लिख के रखा है। लिख के रखा है, किस भाषा में लिख के रखा है? यानी यहां पर क्या होता है, फिर से वही जो लोग कहते हैं, सिर्फ उसके हिसाब से वो एनालाइज कर रहे हैं। अगर चलिए उन्होंने मान ही लिया है कि वो शक्ति है, ताकतवर है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? क्यों ना उसको याद रह सकता है, क्यों ना उसको जब जी में आए तब वो सब कुछ करे, जैसा जी में आए वैसा वो करे। लिख के रखने की क्या जरूरत है? ये शब्द प्रयोग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर इस तरह की मान्यता है। वो लोग कहते हैं क्योंकि मेरे नसीब में ऐसा हो रहा है, पहले से लिखा हुआ था इसलिए हुआ। लेकिन विश्लेषण का ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, चलते आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये गणेश की शादी किससे होगी? टुनटुन जैसे एक आधे व्यक्ति से होगी, या गणेश की शादी करीना कपूर जैसे व्यक्ति से होगी? ये भी उसने लिख कर रखा है। ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा सोच कर देखिए। अब वो बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति की शादी किससे होगी, कब होगी, क्या ये पॉसिबल है क्या? अगर आपने पहले ही मान लिया है कि वो शक्ति इतनी बड़ी है, और ये मानकर अगर आप बोल रहे हैं, तो फिर तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। ऐसे कैसे होगा
कि आप ये मानते हो कि उसके पास तो ये सब पावर है, उस शक्ति के पास, और इतनी पावर नहीं है कि वो फिर किसका नसीब क्या कब उसके जीवन में घटित होना है, किससे शादी होनी है, किससे नहीं कब होनी है, और ये तय नहीं है, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये तर्क ही अपने आप में अजीबोगरीब नहीं लगता है कि आपको? यानी बात तो ऐसी हो गई कि पहले तो आप मानेंगे कि भगवान है, और फिर आप मानेंगे कि भगवान को हमें बनाना पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल होगा? ये दोनों विरोधाभासी बातें नहीं है क्या? और क्या इस तरह से बातें करके क्या हम सच जान सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है, हम सच जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही मान रहे हैं शक्ति है, और फिर हम ही मानते हैं उस शक्ति को ये पॉसिबल नहीं है। विरोधाभासी बातें कितनी है, ये नहीं है क्या? और इस तरह की विरोधाभासी बातें करके क्या साबित होने वाला है? या तो मानना है तो फिर पूरा मानो ना, शक्ति है और है उसके कंट्रोल में, या फिर शक्ति ही नहीं है ऐसा मानो। सब गड़बड़ है। सच्चाई को जानने का यह कैसे तरीका हो सकता है कि आधी चीजें तो आप मानो और आधी चीजें मत मानो? चलिए आगे वो क्या कहते देखते हैं। जो सृष्टि नियम था सारी गैलेक्सीज कंट्रोल करता है, शायद उसको ये भी पता नहीं होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज नाम की कोई चीज है। वो कहते जो सृष्टि नियंता सारी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, और शायद उस सृष्टि नियंता को ये पता ही नहीं होगा कि इसमें एक गैलेक्सी है, या उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में अर्थ है, धरती है, धरती में एक देश है, उस देश में एक सिटी है, उस सिटी में एक बंगला है, उस बंगले में एक लड़का है। अब क्यों नहीं पता होगा? इसका कोई लॉजिक है क्या? क्यों पता नहीं होगा? कोई लॉजिक है क्या? या तो फिर आप उसको इंसान मानो, उस शक्ति को, और कहो कि इंसान को तो इतना सब पॉसिबल नहीं होता है। आप तो उसको मान रहे हो कि इतना सब कुछ बनाने वाला चीज है, और फिर ये भी कहते हो कि उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है, इतना याद नहीं रख सकता है। ये तर्क नहीं हो सकता ना। आप खुद भी सोचिए, क्या ये तर्क सही है? एक तरफ आप कहोगे कि उस शक्ति ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, सभी गैलेक्सीज बनाई है, सब पर नियंत्रण है, ये तो आप कह रहे हो। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि उसी में से छोटी छोटी चीजों पर उसका कंट्रोल नहीं है। कैसे विरोधाभासी बातें हैं? क्या ज्ञानी लोग गलत नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। और अगर नहीं हो सकते तो फिर वो भगवान है, उनकी बातें हर बात सच होनी चाहिए, गलत भी हो सकते हैं।
मानी लोग भी गलत हो सकते हैं, ज्ञानी लोग भी गलत हो सकते हैं। यहां मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। कोई एक व्यक्ति किसी एक फील्ड में अच्छा जानकार है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो हर क्षेत्र में अच्छा ही जानकार हो, सही तरह से ही तर्क दे सकता हो, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे श्याम मानव जी ने ही कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो ऐसा ऐसा कहा है। अब उनके जैसे ही कई सारे महापुरुष हो गए जिन्होंने कहा है कि है नसीब, तो फिर क्या करेंगे, किसकी बात सुनेंगे आप? दो व्यक्ति महान है, एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं है, अब आप किसकी बात सुनेंगे? आखिर में तो खुद आपको भी तर्क का इस्तेमाल करना होगा ना, तो कीजिए और सच जानने की कोशिश कीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इतनी नगण्य बात उसके लिए, शायद उसको याद होगा कि सूरज नाम का कोई तारा है, तो उसके इर्द गिर्द ये 9 ग्रह घूम रहे हैं, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी ग्रह घूम रहा है, ये भी उसके ध्यान में नहीं होगा। ये पृथ्वी में भारत, भारत में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे, पुणे में शिवाजी नगर, और इतने बड़े शिवाजी नगर में एक बंगला, और उस बंगले में रहने वाला ये गणेश नाम का लड़का, इसके ऊपर वो ध्यान रखेगा, इसका नसीब लिखेगा, और साथ में इसकी शादी किसके साथ हो किसके साथ न हो ये भी तय करेगा। ये आपको संभव लगता है क्या? जरा सोच कर देखिए। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड बनाना अगर संभव है तो ये क्यों संभव नहीं है? या तो सब कुछ संभव है, फिर कुछ संभव नहीं है। लेकिन आधा संभव है, आधा नहीं है। ये तो ऐसा होगा कि आप अपनी ही बात की पोल खोल रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अभी हमारे ये जो सृष्टि नियंता है, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, अभी ये रह रहे हैं हमारे पास से जो एक दूर आकाशगंगा है, दूसरी गैलेक्सी है, वहां रह रहे हैं। वहां से उन्होंने इस गणेश को आशीर्वाद भेजा कि जा गणेश तेरी शादी हो जाएगी करीना कपूर से। तो ये आशीर्वाद यहां पहुंचने के लिए भी कई हजारों साल लगेंगे, वो भी अगर ये आशीर्वाद प्रकाश के वेग से आया तो। देखिए अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि सृष्टि नियंता जो है वो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। मतलब क्या, ये उनका भी कोई घर है, घर बनाया है उन्होंने, उस घर में रह रहे हैं। क्या है मतलब, कहाँ रहते होंगे? ये तो ऐसी बात हो गई स्वर्ग नरक जैसी। स्वर्ग में भगवान रहते हैं, क्यों? अगर उस शक्ति को कहा रहना ही है तो हमसे दूर क्यों? क्यों ना वो शक्ति धरती पर रहती हो? क्यों ना वो शक्ति हमारे अंदर ही रहती हो? दूर ही क्यों? फिर वो आगे बोल रहे कि अगर इतनी दूर शक्ति रहती है और उस शक्ति ने अगर कोई आशीर्वाद वहां से भेजा तो भी उस आशीर्वाद को किसी स्पेसिफिक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हजारों साल लगेंगे, वो भी लाइट के स्पीड से आया तो। जब उसने ही बनाया है तो उसके आशीर्वाद को पहुंचने के लिए लाइट का ही स्पीड क्यों,
लिमिटेड रहेगा? क्यों तुरंत नहीं आ सकता है? लाइट भी उसने ही बनाई है, उस लाइट के स्पीड का लिमिट भी उसने ही तय किया है, फिर उसने ही तय किए हुए लिमिटेशन से आएगा क्या वो? नहीं ना। तो फिर ये क्या है? क्या ये विरोधाभासी तर्क नहीं है? आप खुद सोचिए और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। अभी ये रह रहे हैं हमारे पास से जो एक दूर आकाशगंगा है, दूसरी गैलेक्सी है, वहां रह रहे हैं। वहां से उन्होंने इस गणेश को आशीर्वाद भेजा कि जा गणेश तेरी शादी हो जाएगी करीना कपूर से। तो ये आशीर्वाद यहां पहुंचने के लिए भी कई हजारों साल लगेंगे। वो भी अगर ये आशीर्वाद प्रकाश के वेग से आया तो करोड़ों साल लग सकते हैं। ये हजारों करोड़ों साल में ना गणेश बाकी रहेगा, ना गणेश के हड्डियां रहेगी जगह पर, ना उसका कोई अस्तित्व बचेगा। हमारा पूरा इंसान का आयुष्य 10 लाख सालों का है। अब कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी सृष्टि को जो कंट्रोल करता है वो आपका और मेरा, हर व्यक्ति का भविष्य लिख कर रखेगा और कंट्रोल करेगा। ये संभव नहीं है। ये हमारे ध्यान में आए। इसलिए हमारा नसीब कोई कंट्रोल नहीं करता है, पहले से किसी ने लिख कर नहीं रखा है, पहले से वो तय नहीं है, उसी के अनुसार होता नहीं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये संभव नहीं है इतने दूर से उस शक्ति को आशीर्वाद भेजना, और इसीलिए नसीब तय नहीं होता है। ये तर्क ही गलत है। आपने कैसे तय कर लिया कि यह संभव नहीं है? क्यों लिमिटेशन दे दी? जब उसने बनाया है लेकिन आशीर्वाद भेज नहीं सकता है, तो बना सकता है, पूरा ब्रह्मांड बना सकता है, लेकिन हजारों लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है उसमें तुरंत अपना आशीर्वाद नहीं भेज सकता। विरोधाभासी बातें हो गई, और खुद ही विरोधाभासी बातें करके ये कहना कि ये संभव नहीं है और इसीलिए नसीब नहीं है। तो ये तो तर्क ही सही नहीं है, लॉजिकल तर्क नहीं हुआ ये। इसको हम लॉजिकल बात नहीं कह सकते, ना ही हम इसको साइंटिफिक बात कह सकते हैं। ये क्या तरीका हुआ? क्या ये साइंटिफिक तरीका है सच्चाई को जानने का? इस तरह की बातें करके तो जवाब है नहीं। क्या ये तार्किक बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक ही तरह के विरोधाभासी तर्क दे रहे हैं। शक्ति भी है बोल रहे हैं, और ये संभव नहीं है ये भी बोल रहे हैं। सोचिए, आप भी सोचिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फिर भी हम जांचने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि 10 लाख साल पहले इंसान जब पृथ्वी पर आया, उसका नसीब अगर ठीक ढंग से कंट्रोल किया होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के हम बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, सृष्टि नियंता के हम बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, इसलिए वो हमारा नसीब कंट्रोल करता। अगर ये बात सही है तो 10 लाख वर्ष पूर्व हमको पृथ्वी पर भेजते वक्त हमारे पास ना हाथी जैसा बल था, ना शेर जैसे ताकतवर पंजे थे। कम से कम इतना प्रिय व्यक्ति, इतना प्रिय बच्चा जो भगवान को सबसे प्यारा है, सृष्टि नियंता को सबसे प्यारा है, उसकी सुरक्षा के लिए उसने डबल बैरल बंदूक तो भी भेजी होती साथ में।
अब देखिए यहां पे तो और भी अजीब बात कर रहे हैं। अगर उस सृष्टि नियंता को, उस शक्ति को हमसे प्यार है, तो पहले जो इंसान इस धरती पर आया, या हम आत्मविहीन काल की बात कहें, तो उस जमाने में इंसान को उसने खुद को बचाने के लिए डबल बैरल की बंदूक क्यों नहीं दी? बड़ी अजीब बात है। क्या तर्क है ये? क्या इसमें कोई साइंस है? क्या इसमें कोई लॉजिक है? कैसे कह सकते हैं आप उसने कुछ नहीं दिया? दिमाग नहीं दिया क्या बंदूक बनाने का? क्या उसे खुद ही वहां से बंदूक लेके निकलना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि उसने दिया? अगर वो इतनी बड़ी शक्ति है तो ये मामूली चीज करने की उसको क्या जरूरत है? और वो आप कहते ही है कि उसने बंदूक देनी चाहिए थी सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए बंदूक बनाने का दिमाग तो दिया ना। चलिए आगे देखते हैं। हम नन धड़न आए, आने के बाद में ये जो हमारा मस्तिष्क है उसका उपयोग कर कर हमने कपड़े इसी निसर्ग में से तैयार किए, पहने, बाल काटने के लिए कैंची तैयार की, उससे बाल काटे, रहने के लिए घर बनाए, उसमें रहने लग गए। तो ये सब चीजें जो आज है हमारे पास, ये सब चीजें हमको जो बुद्धि है उसका उपयोग कर कर, निसर्ग में जो उपलब्ध होता है उसका उपयोग कर कर हमने निर्माण किया है। ये समाज हमने निर्माण किया है, ये शादी की परंपरा हमने निर्माण की है, ये कुटुंब व्यवस्था हमने निर्माण की है, ये देश नाम की चीज हमने निर्माण की है, ये राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमने निर्माण की है। इसमें जो भी अच्छा होगा वो हमने निर्माण किया है, इसमें जो भी बुरा होगा वो भी हमने निर्माण किया है। ये हमें समझ लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो भी निर्माण हुआ है, अच्छा बुरा, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें, जो भी समाज व्यवस्था है, वो हमने निर्माण की है। अब धरती पर खाली इंसान ही है क्या? और भी कई सारे जानवर हैं। तो सवाल यह है कि उन्होंने क्यों निर्माण नहीं की? फिर आप कहेंगे नहीं, उनके पास इतना दिमाग नहीं है, इंसान के पास दिमाग है इसलिए इंसान ने की। ठीक है, इंसान के पास इतना दिमाग क्यों है जो बाकी प्राणी उनके पास नहीं है? इसका जवाब है क्या? इसका भी जवाब दीजिए। धरती पर अनगिनत प्राणी है, इन अनगिनत प्राणियों में से सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसने इतनी सारी व्यवस्थाएं निर्माण की। तो क्यों उसके पास ही इतनी क्षमता कहां से आ गई? क्या आप यहां भी कहेंगे कि इंसान ने ही अपना जो दिमाग है, समझदार दिमाग, उसका निर्माण किया है? क्या कहेंगे? और अगर ये इंसान कर सकता है तो फिर बाकी प्राणी क्यों नहीं? तो यहां पर जो तर्क है आधा अधूरा है। ठीक है, इंसान ने निर्माण किया ना,
लेकिन इंसान ने ही क्यों किया? ठीक है, इंसान के पास बुद्धि है ना, इंसान के पास ही क्यों है इतनी बुद्धि, बाकी प्राणियों के पास क्यों नहीं है? फिर इसका भी जवाब चाहिए। अधूरे तर्क से तो काम नहीं चलने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या है। अगर नसीब पहले से तय होगा तो आपके जीवन में कोई काम करने के लिए, कर्तृत्व करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आपने किया नहीं किया तो भी जो नसीब में है वही होने वाला है। आपके करने के कारण कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि नसीब और कर्म दो विरोधाभासी चीजें हैं। अगर नसीब है कि कर्म करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और कर्म है तो फिर नसीब के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्या नसीब से कर्म का निर्माण नहीं होता होगा? क्या कर्म ही नसीब नहीं हो सकता? क्या नसीब से ही कर्म निर्माण नहीं हो सकता होगा? हो सकता होगा ना। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। 1978 में एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो परीक्षा पास होने के पहले, रिजल्ट आने का था उसके पहले, कॉलेज के अध्यापक लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हमारे कॉलेज में आप प्राध्यापक करके आइए। मैं एक पत्रकार कर फेमस था, एक एक्टिव कार्यकर्ता कर फेमस था। उन्होंने खुद मुझे अपने कॉलेज में आने के लिए निमंत्रण दिया। आज ये संभव नहीं है। आज अगर कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आएगा इंग्लिश लिटरेचर में तो भी उसको इतनी इजीली कॉलेज में नौकरी नहीं मिलने वाली, और सीनियर कॉलेज में तो मिलने ही की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश के अध्यापकों की कमी थी, इसलिए काफी जगह अवेलेबल थी। आज उसका सैचुरेशन हो चुका है और इसलिए प्राध्यापक की जगह मिलना, उस ढंग की नौकरी मिलना ये कठिन बात हो गई है। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरा नसीब बहुत अच्छा था और आज के बच्चों का नसीब अच्छा नहीं है। देखिए यहां पर वो बोल रहे हैं कि 1978 में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और उस वक्त मुझे आसानी से जॉब मिल गया। आज वो संभव नहीं हो सकता है। आज आप फर्स्ट भी आएंगे तो भी आपको आसानी से वो जॉब नहीं मिल सकता है। तो क्या आप इसको नसीब कहेंगे क्या? तो क्यों नसीब ना कहे इसको? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है फिर भी उसको जॉब नहीं मिला है, और आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी अगर आपको जॉब मिल रहा है, तो इसको हम नसीब क्यों ना समझे? वो स्थिति है तो है, लेकिन नसीब क्यों ना समझे? किसके कारण ये हो रहा है? तो हो रहा है, लेकिन हम इसको नसीब क्यों ना समझे? चलिए आगे वो क्या कहते हैं। हाँ, जीवन में एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें शायद मेरी कोई गलती नहीं है, शायद केवल सामने वाले की गलती है, शायद कई बार ऐसा होता है कि मेरी भी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती नहीं है, फिर भी उसके कुछ दुष्परिणामों को भुगतने पड़ते हैं। इसको हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। देखिए आगे वो बोल रहे हैं कि हाँ, जीवन में कुछ घटनाएं घटती है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, सामने वाले की भी कभी कभी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है।
और इसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सीडेंट कहते हैं। फिर जीवन में घटने वाली हर घटना को आप एक्सीडेंट क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? आपके माता पिता कौन है? आपके भाई बहन कौन है? इसको आप एक्सीडेंट क्यों नहीं कहते हैं? उस वक्त आपको जॉब मिला, आज नहीं मिल सकता है किसी दूसरे को, उससे ज्यादा पढ़ लिखने के बाद भी। इसको आप एक्सीडेंट क्यों नहीं कहते हो? आपके मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है उसको आप एक्सीडेंट क्यों नहीं कहते हो? क्या सिर्फ उतना ही हिस्सा जीवन में एक्सीडेंट का होता है? बाकी के हिस्से एक्सीडेंट क्यों नहीं हो सकते? इसका कोई लॉजिक है क्या? अगर आप गहराई से सोचेंगे, देखेंगे, फिर तो आपको हर घटना को एक्सीडेंट मानना होगा। नहीं तो हर घटना के पीछे मैं ही कारण हूं, ये मानना होगा। तो इस विषय को समझना, जैसे ऊपर ऊपर से जितना हमें आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, बहुत गहराई से समझना पड़ता है। देखते हैं आगे वो क्या बोल रहे हैं। जीवन में कुछ पॉजिटिव अवसर होते हैं कि शायद मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन वो अवसर मेरे हिस्से में आए हैं। जैसे एक्सीडेंट्स हिस्से में आते हैं, वैसे अच्छे अवसर भी मेरी योग्यता हो ना हो इसके बावजूद मेरे हिस्से में आ सकते हैं। तो कुछ अच्छे एक्सीडेंट जीवन में हो सकते हैं, कुछ बुरे एक्सीडेंट्स मेरे जीवन में हो सकते हैं। इसी एक्सीडेंट्स को हम नसीब कहते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि नसीब का मतलब होता है पहले से तय है। किसी ने तो भी, कोई तो भी पावर ने, कोई तो भी शक्ति ने, किसी कारणवश पहले से बात तय की गई है। पहले से कोई भी बात तय नहीं होती है, इसलिए दुनिया में कोई फेक नाम की चीज नहीं होती है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये कर्म विपाक सिद्धांत नाम की चीज पूरी तरह से झूठ चीज है। देखिए, अंत में उन्होंने ये कह दिया है कि पहले से कुछ भी तय नहीं होता है और इसीलिए नसीब नाम की जो चीज है वो पूरी तरह से झूठ है। अब देखिए, हम इसी बात को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये होता है या नहीं होता है? पहले से तय होता है या नहीं होता? अब देखिए, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में हमारी सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में हमारी धरती। क्या इसमें से हमने कुछ भी तय किया है कि हमें कहाँ होना चाहिए? क्या हमने तय किया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमें लाखों करोड़ों गैलेक्सी में से मिल्की वे गैलेक्सी में रहना है? क्या हमने तय किया है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में हमें रहना है? क्या हमने तय किया है सोलर सिस्टम में से अर्थ नाम के ग्रह पर हमें रहना है? क्या हमने तय किया है कि अर्थ नाम के ग्रह पर किस कंट्री में हमें रहना है? क्या हमने तय किया है किस परिवार में हमें जन्म लेना है? क्या हमने तय किया है
कि हमारे भाई बहन कौन होने चाहिए? क्या हमने तय किया है हमारे माता पिता कौन होने चाहिए? क्या हमने तय किया है हमारा समाज किस तरह का होना चाहिए? क्या तय किया है इसमें से हमने? सोचिए, आप खुद सोचिए। कुछ भी तय नहीं किया है हमने। क्या हम तय करते जब हम रास्ते पर जाएंगे तो उस रास्ते पर कौन गाड़ी चलाए कौन ना चलाए? नहीं। हम तो ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे मन में किस वक्त कौन सी सोच आनी चाहिए। और अगर हम तय ही नहीं कर सकते हैं तो हमारे नसीब में जो हो रहा, हमारे जीवन में जो हो रहा है, वो सब पहले से ही तय क्यों नहीं है? बताइए। हमने ना हमारे माता पिता तय किए हैं, ना हमने हमारे बहन भाई तय किए हैं, ना हमने हमारा गांव या शहर तय किया है, ना हमने हमारा समाज तय किया है, ना हमने हमारा ग्रह तय किया है। लेकिन इन सब के परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तय तो हमने नहीं किया है। हमने कंट्री को तय नहीं किया है, लेकिन कंट्री में जो है उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमने माता पिता तय नहीं किए हैं, लेकिन माता पिता जो भी है जैसे भी है, अच्छे बुरे, उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमने भाई बहन तय नहीं किए हैं, लेकिन उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमने समाज तय नहीं किया है, लेकिन इसी समाज के परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हमने तय ही नहीं किया है, लेकिन परिणाम तो भुगतने पड़ रहे हैं, तो हम इसको नसीब क्यों ना कहें? अब रही पहले से तय है या नहीं इसकी बात, तो माता पिता तो हमसे पहले ही है, ये समाज तो हमसे पहले ही है, ये देश तो हमसे पहले ही है, तो क्यों ना ये पहले से तय है? बताइए। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहा हूं। भगवान, ये तो बहुत दूर की बात है। हम तो इसको समझने के लिए उस कोई बड़ी शक्ति कहीं दूर रहती है, वो भगवान है, वो ये सब कर रही है, उसका सहारा भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसको समझना छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। श्याम मानव जी ने शायद भगवान के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, और जो सोचा होगा वो शायद सिर्फ किताबों के माध्यम से या लोग क्या कहते हैं इसके माध्यम से समझने की कोशिश की होगी। और इसीलिए उनको ये सब झूठ लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा। हमें खुद से सोचना जरूरी होता है। और श्याम मानव जी तो खुद एक सम्मोहनकर्ता है। सम्मोहनकर्ता का मतलब होता है मन का काफी अच्छा जानकार, जो मन को समझ गया।
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसके फंक्शंस, काम करने के तरीके, सोचने के तरीके, ये जो जानता है सही मायने में वो सम्मोहन करता है। तो फिर कम से कम उन्हें माइंड के बारे में तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। माइंड कैसे काम करता है, माइंड में ये मैं कर रहा हूं, ये कैसे काम कर रहा है, इसका ज्ञान होना चाहिए। मैं क्या है, किसको मैं कहते हैं? क्या मैं मतलब शरीर? या देखिए, देखने वाले शायद बोलेंगे मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए अध्यात्म को। साइंटिफिकली आप सोचिए, मैं कौन है? क्या मैं मतलब ये शर्ट? क्या मैं मतलब ये शरीर? क्या मैं मतलब मेरे शरीर के अंदर धड़कने वाला दिल? क्या मैं मतलब दिमाग? आखिर ये मैं किसको कहता है मैं? क्योंकि ये तो मन की बात है। किसको हम मैं कहते हैं? जब हम कहते हैं किसी चीज को मेरा, जब मैं कहता हूं कि ये शर्ट मेरा है, इसका मतलब शर्ट मतलब मैं नहीं हूं। सेम इसी तरह से मैं कहता हूं कि ये हाथ मेरे है, इसका मतलब ये हाथ मतलब मैं नहीं हूं। मैं कहता हूं कि ऑफिस मेरा है, इसका मतलब ऑफिस मतलब मैं नहीं हूं। शरीर को भी मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, इसका मतलब शरीर मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? और एक संबंधकर्ता के पास तो इसका जवाब होना ही चाहिए कि ये मैं कहां से आ गया। लेकिन ये जवाब तब मिल सकता है जब हम गहराई में उतरते हैं किसी भी विषय के। बहुत गहराई तक जब हम उतरते हैं, हम सिर्फ तभी समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक मैकेनिकल मटेरियल प्रोसेस है। हमारे ब्रेन की, ब्रेन मटेरियल है, ब्रेन सेल्स मैटर है। उसमें घटने वाली सभी घटनाएं, क्रियाएं मैकेनिकल है। और उस मैकेनिकल क्रिया से मैं का इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम क्रिएट होता है। और फिर उस भ्रम से बहुत सारी चीजें होती है। ये मैं, ये मेरा, ये तुम, ये तेरा। और इससे सबसे बड़ा जो इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये इल्यूजन। अब अगर ये मटेरियल प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है? इंसान के जीवन में जो हो रहा है वो तो मटेरियल प्रोसेस के कारण हो रहा है। जीवन में मतलब उसकी सोच। देखिए, हर चीज के लिए तो हम सोच को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, चाहे किसी और ने कुछ किया हो, चाहे हमने कुछ किया हो, चाहे हमने सही किया हो, चाहे गलत किया हो, जो भी है, जिम्मेदार तो मन ही होता है, शरीर नहीं। मन शरीर को जो आदेश देगा, शरीर वही करेगा। लेकिन मन तो मटेरियल प्रोसेस है। हमारी ब्रेन की, ब्रेन सेल्स की। इसका मतलब क्या है कि मन में कब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या सोच उत्पन्न होनी चाहिए,
ये कौन डिसाइड कर रहा है? मटेरियल प्रोसेस। अब इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मटेरियल प्रोसेस है या नहीं। कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की दवा दी, डिप्रेशन खत्म, दवा का असर खत्म, डिप्रेशन शुरू। क्या मटेरियल प्रोसेस नहीं है? 100% ये मटेरियल प्रोसेस है। ये मैं, ये मेरा, ये इल्यूजन है, 100% इल्यूजन है। और ये मैं कर रहा हूं, ये भी 100% इल्यूजन है। शक नहीं होना चाहिए अगर आप साइंटिफिक सोच रहे हो, साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश कर रहे हो। अब हमारे दिमाग में जो सोच आ रही है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं कोई भी क्रिया। तो जो भी हमसे क्रिया हो रही है मटेरियल प्रोसेस के कारण हो रही है, मैकेनिकल प्रोसेस के कारण हो रही है। और वो मैकेनिकल प्रोसेस यहां हो रही है क्या नहीं हो रही? अब इस प्रोसेस में देखिए, हमारे भले ही हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग क्यों है? कभी ये हमने समझने की कोशिश की है क्या? क्यों हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता है? क्यों मैं श्याम मानव जी जैसा नहीं सोचता हूं? क्यों श्याम मानव जी मेरे जैसा नहीं सोचते हैं? क्यों श्याम मानव जी को सुनने वाले उनके जैसा सोचना शुरू कर देते हैं? क्यों कुछ ही लोग उनके जैसा सोच पाते हैं? क्यों कुछ ही लोग अपनी ही बात को लेकर आगे चलते हैं सुनने के बाद भी? क्योंकि हमारे ब्रेन का जो पैटर्न है वो पहले से तय है कि हम कहां तक समझ सकते हैं, किसके बाद हम हमारी समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ये पहले से ही तय है। और ये पहले से ही तय है, इसीलिए आप जिसको जो बात समझ में नहीं आ रही है उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, वो नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ सकता है। उतनी ही बात को समझ पाएगा जहां तक समझने के लिए उसके ब्रेन पैटर्न का निर्माण हुआ है। और ये ब्रेन पैटर्न हम तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंसान निर्धारित नहीं कर सकता है, वो तो जन्म से होते हैं। श्याम मानव जी के अंदर जो ब्रेन का पैटर्न है, जितना समझने के लिए है उतना वो समझ गए हैं। और उनका जो ब्रेन पैटर्न है वो तो जन्म से तय हुआ है। मतलब उनकी सोच, उनका ब्रेन आगे क्या सोचने वाला है वो तो तभी तय हो गया जब उनका जन्म हुआ, क्योंकि तभी ब्रेन पैटर्न तय हुआ। अब ब्रेन पैटर्न निर्धारित कर रहा है कि उनके अंदर क्या सोच निर्माण होनी है। और जो सोच निर्माण हो रही है उसके हिसाब से वो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं। क्या ये पहले से तय नहीं है? खाली मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं, आप खुद भी सोचिए, साइंटिफिकली सोचिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये पहले से तय है। दिक्कत यहां पे ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, हर व्यक्ति को वैसा ही सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों सोचना है? क्योंकि मैं समझदार हूं, मुझे समझ में आ रहा है, सबको आना चाहिए। क्यों आएगा? जहां तक आपका ब्रेन पैटर्न समझदार है वहां तक आप समझ रहे हो, उसके बाद आप भी नहीं समझ रहे हो। सामने वाले का जहां तक वो मैकेनिकल प्रोसेस काम कर पा रही है वहां तक वो समझेगा, उसके बाद वो भी नहीं समझेगा।
इसको ही हम आईक्यू लेवल कहते हैं ना, कि हर व्यक्ति अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से सोचता है, समझता है और क्रियाएं करता है। अगर ऐसा है तो पहले से ये तय है ना, कि उस व्यक्ति ने ही खुद तय कर लिया है कि मुझे यहां तक ही सोचना है, इसके बाद नहीं सोचना है। ऐसा तो नहीं तय किया है ना। अगर उसने तय नहीं किया है तो पहले से ही तय है। तो ये कुछ ऐसे गहरे सवाल है जो ऊपर ऊपर सोचने से हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ ऐसा कहने से कि आप मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें एक लाफा लगाऊंगा और फिर तुम कहो कि ये नसीब है, और मैं कहूंगा कि तुम्हारे नसीब में था इसलिए मैंने मारा। क्या इतना कहने से इस गहरे सवाल का जवाब मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। आप खुद सोचिए, मिलता है क्या? ये चीजें इतनी आसान है क्या? सबसे बड़ा इल्यूजन अगर कुछ है तो वो ये है कि ये सब मैं कर रहा हूं, मेरा ये डिसीजन है, ये निर्णय मैंने लिया है। ये सबसे बड़ा माइंड का इल्यूजन है, भ्रम है। इसी भ्रम के कारण इंसान इस तरह की बातें कहता है। और ये भ्रम, ये मैं का भ्रम कौन क्रिएट करता है? हमारा ब्रेन, हमारी सोच। हमारी सोच ब्रेन के पैटर्न पर निर्भर होती है, और हमारा ब्रेन का पैटर्न जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुका है। अगर इस तरह से साइंटिफिकली भी आप सोचेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सब कुछ पहले से ही तय है। अब मुझे तो पता नहीं अध्यात्म के किस किताब में ये लिखा है कि सब कुछ पहले से तय है, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा भी है तो झूठ नहीं है, सच है, सत्य है। और ये सत्य हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम उस विषय के गहराई में जाएंगे और साइंटिफिकली जाएंगे तो समझ पाएंगे। मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी बाबा पर यकीन करके, किसी बाबा ने कहा है तो मान लो, किसी ज्योतिषी ने कहा है तो मान लो, या किसी किताब में लिखा है तो आप मान लो। लेकिन खोज तो आप कर ही सकते हैं, सत्य की खोज, और साइंटिफिकली कर सकते हो। सच बात तो यही है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना पहले से निर्धारित है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, ये हमने तय नहीं किया है। हमें होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये भी हमने तय नहीं किया है। हमने कुछ तय नहीं किया। हमारे मन में किस तरह की सोच उत्पन्न होनी चाहिए, ये भी हम तय नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उस सोच के हिसाब से कार्य करते जा रहे हैं, और वो सोच एक मैकेनिकल प्रोसेस है, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। मैटर मैकेनिकल प्रोसेस, और इसीलिए मैं एक इल्यूजन है। फर्क इतना है कि जितनी भी मशीनें हमने इजाद की, उन मशीनों में ये इल्यूजन नहीं है। मशीनें भी कार्य कर रही है, लेकिन मशीनें ये नहीं कहती कि ये कार्य मैंने किया है।
ये नेचर भी कार्य कर रहा है। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं कहता कि मैं गिर रहा हूं, क्योंकि उसमें वो इल्यूजन नहीं है। सूरज भी कार्य कर रहा है, सूरज के कारण ही धरती पर जीवन फल फूल रहा है, लेकिन सूरज ये नहीं कहता है कि मेरे कारण ये हो रहा है, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। वहां पे इल्यूजन एक मटेरियल प्रोसेस, मैं का जो इल्यूजन निर्माण होता है, वो इल्यूजन निर्माण करने वाली मटेरियल मैकेनिकल प्रोसेस सूरज के अंदर नहीं हो रही है, इसलिए सूरज नहीं कहता है, इंसान कहता है। इतना ही कुछ फर्क है, फर्क इतना ही है। इंसान कहता है कि मैं कर रहा हूं, है ना। हर जीवित चीज ये सोचती है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जिसमें जीवन नहीं है वो चीजों को, वो चीजें ये नहीं कहती कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि उनमें मैं का इल्यूजन निर्माण नहीं होता है। अगर उनमें मैं का इल्यूजन निर्माण हो जाए तो वो भी कहने लगेगी कि ये मैं कर रहा हूं। अगर कंप्यूटर में मैं का इल्यूजन निर्माण हो जाए तो कंप्यूटर भी कहेगा कि इतना सारा जो काम मैंने किया है, इतने प्रिंट आउट निकाले हैं, इतना डेटा प्रोसेस किया है, ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा। असल में इंसान खाली ये कह सकता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। मैं का ये इल्यूजन इतना ही काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में इंसान भी कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा है, एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है। श्याम मानव जी को अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सम्मान के साथ साथ अच्छा नॉलेज होता तो ये बात वो आसानी से समझ जाते। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग किस तरह से काम करती है, ये सब कैसे होता है, तब उन्हें पता चलता ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर है, कंप्यूटर में मैं का इल्यूजन नहीं है और इस कंप्यूटर में मैं का इल्यूजन है। इसलिए ये कंप्यूटर कहता है कि मैं कर रहा हूं, वो कंप्यूटर कहता है कि मैं नहीं कर रहा। सूरज भी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें इल्यूजन नहीं है मैं का, तो कर रहा है, फिर भी ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। पूरा गैलेक्सी काम कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है हर कोई, लेकिन इनमें से कोई भी चीज ये नहीं कहती कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं का इल्यूजन नहीं है उनके पास। जीवित प्राणियों के पास वो इल्यूजन है, और सिर्फ ये इल्यूजन ही वो कारण है जो हमें सत्य से भटकाती है, जो हमें हमारे अंदर एक भ्रम क्रिएट करती है कि ये मैं कर रहा हूं। और जब ये इल्यूजन हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे शुरू हो जाता है कि फिर नसीब नहीं है, भाग्य नहीं है, पहले से तय नहीं है। ये मैं किसी को क्रेडिट ही नहीं देना चाहता है। ये मैं नाम का जो इल्यूजन है वो क्रेडिट किसी को देना ही नहीं चाहता है। ये मैं कर रहा हूं, ये भ्रम, फिर इस भ्रम के साथ साथ ईगो, मैं ये था वो था, मैं फेमस हूं, लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। ये बहुत गहरी बात है, आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है।
पता नहीं आप भी समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और बात भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, विरोधाभासी है, पैराडॉक्स है इसमें। क्योंकि हमारा मन तो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैं कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं तो बात कर रहा हूं कि सब कुछ पहले से तय है। तो एक पैराडॉक्स निर्माण हो जाता है, विरोधाभासी बात निर्माण हो जाती है। जैसे कि श्याम मानव जी कहते हैं ना कि अगर आप नसीब को मानते हो तो जाओ घर पे जाके सो जाओ, कुछ मत करो, जो आपके नसीब में होगा वो तो होगा ही। विरोधाभासी बात, फिर हमें लगने लगता है हाँ वो जो कह रहे वही सच है। फिर क्योंकि नसीब है ये मानना ही क्या है, एक पैराडॉक्स निर्माण हो जाता है इसमें। इसके कारण वो है क्या, उसके कारण ये है कर्म से नसीब बनता है कि नसीब से कर्म निर्माण होता है, पैराडॉक्स बन जाता है। ठीक है, अब मुझे यहां रुकना पड़ेगा। ये विषय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अगर हम समझने जाएंगे तो ये 1 घंटे में पूरा होने वाला तो है ही नहीं। लेकिन मैंने प्रयास किया है जितना पॉसिबल हो बताने का। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे, डाउट होंगे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।